अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। इसके ऊपर हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पर आपने देखा कि तारक मलिक जो कि साबका चेयरमैन नादरा, अब साबका हो गए हैं, पहले चेयरमैन नादरा थे, वो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से सर्व कर रहे थे एज ए चेयरमैन नादरा। बहुत सारे उन्होंने नादरा के अंदर जिद्दत लेके आए, काफ़ी सारी अपनी काबिलियत के साथ उन्होंने असलाहात की। जानशीनी सर्टिफिकेट का आप देख लें, अभी भी कोई नया सिस्टम उन्होंने मुतारफ़ करवाया। फिर पासपोर्ट भी तमाम उन्हीं दफ्तरों से जारी होना शुरू हो गए जहाँ शनाख्ती कार्ड मिल रहे थे। बेपनाह चीज़ें और भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जियो फेंसिंग और बाकी मामलात, हर चीज़ के अंदर, और वोटर लिस्टें और बाकी मामलात के अंदर एक जिद्दत लेके आए। वो हमेशा उन्होंने बड़ा काम किया। माजी में भी आपने देखा कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी बतौर चेयरमैन नादरा काम कर चुके हैं। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं है, वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं और वहाँ भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अपनी सर्विसेज दी और वहाँ से छोड़ के वो पाकिस्तान के लिए सर्व करने आए। देखना अब ये है कि यहाँ जो तमाम जॉब्स हैं बुनियादी तौर के ऊपर, जो कि चॉइस के ऊपर जॉब्स होती हैं, और जो चॉइस वाली जॉब्स का ये होता है कि जब भी चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी स्वीट वेल है कि वो आज लगा दे कल उतार दे, या इस तरह से उनका अख्तियार होता है। और ये बेशुमार हाई सैलरी वाली बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं जो कि बिल्कुल स्वीट वेल के ऊपर रखी होती हैं हुक्मरानों की, बजाय इसके कि हम इसका कोई मैकेनिज्म हो जिसके अंदर जो कोई एक तरीकाकार हो, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीएसएस के एग्जाम होते हैं, या कोई और तरीका, ताकि पोस्टें जो हैं वो परमानेंट नेचर की हों और लोग उसके ऊपर सर्व करें। और ये जो मनपसंद वाला काम है जिसके अंदर कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जॉब करने वाले लोगों को भी, काफ़ी हद तक वो स्वीट वेल के ऊपर होते हैं लगाने वाले के, तो यहाँ भी इस जॉब के ऊपर भी सूरत हाल जो थी वो कुछ इसी तरह से थी। उनके ऊपर एक दबाव चला आ रहा था, और जिसकी वजह से, क्योंकि ये इसकी अपॉइंटमेंट पिछले दौरे हुकूमत में हुई, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त से लेकर मुख्तलिफ FIA के इन्वेस्टिगेशंस और भी बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी उनके खिलाफ चलाई गई, नैब की इन्वेस्टिगेशंस भी चलाई गई, लेकिन कोई काबिल कदर चीज़ सामने नहीं आ सकी जिसके अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट पाई गई हो। तो लिहाजा अभी फिर उनको इस्तीफे के लिए ज़राए यही कह रहे हैं कि जो उनको मजबूर किया गया और उन्होंने बिल आखिर सरेंडर कर दिया और रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ऐसे कंप्रोमाइज्ड हालात के अंदर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रेडिबल लोगों के लिए कि वो हर ऐसी कोई भी जो ख्वाहिश जायज़ नाजायज़ वो पूरी की जाए, या इस तरह के मामला हों। बाकी सियासी जमातों के आप देखते हैं और भी बड़े खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं अभी, क्योंकि इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन के साल के अंदर जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि तमाम पोस्टों के ऊपर अपने बंदे लगाने का सबसे पहले जो पहली धांधली होती है वो यही होती है कि जो सियासतदान है वो अपनी जो पोस्टें हैं, मेन की पोस्टें, उनके ऊपर अपने लोग लगा के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये वन ऑफ दी रिगिंग का ये तरीकाकार होता है कि मेन पोस्टों के ऊपर अपने बंदे लगा दिए जाएं, फिर कल को डाटा की सहूलत हासिल करना, टोटल नंबर हासिल करना और मालूमात हासिल करना, तमाम चीज़ें जो हैं फिर उसके अंदर फैसिलिटेशन रहती है। तो इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर भी अभी यही चीज़ थी, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर अभी जो चंद दिन पिछले गुजरे हैं उसके अंदर उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, इस बात के ऊपर भी उनका वो तारक मलिक साहब ने जहां अप्रोच किया हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो देवेश के यही रहें, और PMLN को ये था कि आगे इलेक्शन हो रहे तो वो किसी तरह से भी उनको मजीद इस पोस्ट के ऊपर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। तो लिहाजा अल्टीमेट उनके रिज़ाइन की सूरत के अंदर ये सामने आई चीज़। और दूसरी तरफ आपने देखा कि बाकी भी वो क्रिकेट बोर्ड वाली सूरत हाल के अंदर भी नजम सेठी साहब का और उसका अशरफ साहब वाला भी टकराव, और जो यहाँ इत्तेहाद हो रहे हैं सियासी तौर के ऊपर आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर, उसमें भी मफादात, जो एक इस्तेहकाम पार्टी आ गई जिसका झुकाव और सपोर्ट जिसको मुकम्मल मुस्लिम लीग नून की है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो कि अपने लिए लोगों का चाह रही थी साथ, वो उससे मायूस है। और उसकी वजह से भी काफ़ी आपने देखा रूमर्स चली कि जरदारी साहब को दुबई जाना पड़ा यहाँ से।
تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جب جب معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ وہ تمام لوگ آپ نے دیکھا جو اقتدار جب حاصل کرنا تھا تو سارے اکٹھے تھے، اور جب اس کو انجوائے کرنا تھا تو سارے اکٹھے ہیں، اور ابھی جب نیا الیکشن آئے گا تو فار دی ٹائم بینگ ان کے درمیان اختلافات ہو جائیں گے، ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوگا، اپنا اپنا نعرہ ہوگا، سب لوگ ٹکراؤ میں جائیں گے، پھر انتخاب لڑیں گے، اور انتخاب لڑنے کے بعد میں حصہ مطابق جسہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان کی عوام کے اوپر رول کرنے کے لیے آپ کو یہ بالکل متحد نظر آئیں گے، اور اس کے اندر اپنا اپنا حصہ تقسیم کریں گے۔ تو یہی چلتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں الیکشن کے قریب آ کے اور بھی زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور بعد کے اندر پھر یہ سارے تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب نیڈ آف دی ٹائم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے مستقل پالیسیز کا بڑا فقدان ہے۔ فار دی ٹائم بینگ ہی ہم اتنے کریڈیبل لوگوں کو بھی، جیسے طارق ملک ہیں، وہ ٹیلنٹڈ تھے، باقی سارا کچھ، تو ہم ان کو بھی قربان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی دوسری پارٹی نے لگایا تو جو آنے والی نئی پارٹی ہے وہ اس کو جو ہے ہٹا دے گی، اور بھی کوئی ڈیزرونگ لوگ ہوں گے، وہ کتنے بھی قابل ہوں گے تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ صرف یہ جو ایک تاثر ہے یہاں کہ میرا بندہ والی بات ہے، یہ بہت پرویل کی ہوئی ہے، اور اپنے بندوں کو پروموٹ کرنا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ ایک جو پرائم موٹو بن گیا ہوگا یہاں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے مفاد اور پاکستان کا جو مقصد ہے اس کو آگے رکھنا ہوگا۔ معاشی پالیسیوں کو بھی مستقل بنیادوں کے اوپر لگانا ہوگا۔ ہم آئے روز وزرائے خزانہ بدلتے ہیں، اور بھی اس طرح سے طرح کی چیزیں، نئی نئی پالیسیاں لاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ کوئی ایسی معاشی پالیسی ہو، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ایٹ چوائس ہیں ان کے متعلق بھی کوئی لائحہ عمل بنایا جائے، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی بنایا جائے، تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن سسٹم سموتھ چلتا رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔